हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी को मेरा नमस्ते। आज हम वापस बीएससी बीएड सेकेंडरी के अंदर इसकी काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स की 8वीं क्लास लेकर आए हैं। और इससे पहले वाली क्लास जो थी ना, उसमें अपन जूल थॉमसन प्रसाद क्या होता है जो मैंने आपको समझा दिया था। मतलब किसी गैस को दो अलग अलग फील्ड से, एक फील्ड से दूसरे फील्ड में अगर अपन उसको एंट्री देंगे तो उसके टेम्परेचर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये अपन ने देखा था जूल थॉमसन प्रसाद में। फिर उसके बाद कैसे अपन ने तापमान में परिवर्तन हुआ, डायग्राम बनाया उसका, हर एक चीज़ देखी। और फिर उसके बाद अपन निकाल रहे थे जूल थॉमसन गुणांक। जूल थॉमसन गुणांक जिसको मैंने आपको क्या बताया था, म्यू से। अपन ने कैसे बताया था, एक प्रोडक्ट में वापस एक क्लास में हो चुका है, हल्का सा डायग्राम बना के आपको वापस रिविजन करा था कि इस प्रकार अपन ने बताया था कि यहाँ से ये आपका पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है, एक पिस्टन हो गया और यहाँ पर कक्ष है जिसके अंदर आपकी क्या बनी हुई गैस बनी। उसका ताप T1, आयतन V1 और ताप क्या है T1। फिर यहाँ से इस पिस्टन से अपन इसको क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। प्रेस करने पर आपकी सारी गैस इसमें आ जाती है सिलेंडर डॉट में। ये आपका सिलेंडर डॉट है, यहाँ पे क्या है सिलेंडर डॉट, मतलब फोर्स लग के अंदर आ जाएगी। फिर यहाँ से वापस इस अगले वाले में आ जाएगी जहाँ पर T2, V2 और T2 कक्ष B में आ जाएगी। चेंज हो गया। ये आपका पिस्टन बन, ये डायग्राम बनाया था अपन ने। और ये डायग्राम बनाकर अपन ने सबसे पहले यहाँ से एंट्री मारी और यहाँ से एंटर बाहर निकल गया। तो फिर अपन ने जब इसको सॉल्यूशन खोल किया तो अपने पास H बराबर U प्लस PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये अपने इससे पहले वाली क्लास में आ चुका है। यानी सरंध्र डॉट प्रयोग या यूँ कहते हैं जूल थॉमसन गुणांक में किसी गैस की एंथैल्पी क्या होती है, नियर होती है। ये चीज़ अपन ने देख ली थी, लेकिन उसको मैंने रिकॉल करने के लिए किया। लेकिन अभी तक अपना ये टॉपिक पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। अपना टॉपिक कंप्लीट होगा जूल थॉमसन गुणांक म्यू निकालना, म्यू एच। अब ध्यान रखना, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, जूल थॉमसन गुणांक म्यू, इसके साथ क्या लग जाएगा एच। जूल थॉमसन गुणांक कैसे कहेंगे, जिसमें गैस की एंथैल्पी क्या होती है, नियर होती है। तो अब देखना अपना फॉर्मूला कैसे बनेगा। उससे पहले मैं आपको, चलो आगे चलिए, इसी में टॉपिक आपका आगे होगा ये, ठीक है। इस टॉपिक को अपने को आगे की तरफ करना है। तो आगे क्या हो जाएगा आपका, अब आगे चलिए। क्योंकि जूल थॉमसन प्रसाद में H बराबर U प्लस PV, इसका आप अवकलन कीजिए या इसके मान में परिवर्तन कर देना। अपन चाहे अवकलन भी लिख सकते हैं या अवकलन की जगह पर क्या कर सकते हैं, इसके मान में परिवर्तन करने पर, ठीक है। अब आपको पता है ये क्या हो जाएगा dH बराबर ये क्या हो जाएगा dV प्लस एक बार d ऐसे कैसे ये क्या हो जाएगा आपका dV प्लस अगले स्टेप में d ऐसा कैसे ये क्या हो जाएगा आपका dP। अब अपने को पता है जूल थॉमसन गुणांक में H क्या आपकी, भाई H अपनी कांस्टेंट है, तो आपकी dH क्या हो जाएगी 0, राइट। H कांस्टेंट है, dH आपकी क्या होगी 0। ये मान आप इसमें रखिए, यहाँ पर ये यहाँ पर, तो du प्लस PdV प्लस VdP बराबर 0, ठीक है। du प्लस PdV प्लस VdP बराबर 0। ठीक है। अब आगे चलिए ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से, इसको आप है ना समीकरण बना लीजिए। एक्चुअली मेरे को समीकरण याद नहीं है, ये आपकी बन जाएगी समीकरण नंबर 3। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन प्लस किए गए कार्य की क्या होती है, बराबर हमारा। एक चीज और देखना आप, एंट्रोपी। चूंकि यहाँ पर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है, एक्चुअली ये आपके आगे आएगा यूनिट में, एंट्रोपी वगैरह क्या होती है, यहाँ पर इसका प्रोग्राम। एंट्रोपी को अपन ऐसे लिखते हैं, तो dH बराबर dQ/T। dH बराबर क्या होता है आपके पास dQ/T। अगर मैं यहाँ से dQ निकालूँ तो dQ किसके बराबर हो जाएगा आपका TdS। ये होता है ना फॉर्मूला, आपके अभी क्या इसमें यहाँ पर रोल नहीं हुआ, लेकिन अपन इसको आगे बढ़ेंगे। एंट्रोपी का फॉर्मूला, ताप देने पर उसकी ऊष्मा में परिवर्तन एंट्रोपी के बराबर होता है। तो dH बराबर dQ/T, तो यहाँ से क्या हो जाएगा dQ बराबर TdS। तो यहाँ से पुनः इस
समीकरण में क्या लिख सकता हूँ, देखिए TDS बराबर TU प्लस TW की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, TDU। तो TU प्लस TDU, ओके, TU प्लस TDU, ठीक है। अब आप देखना समीकरण 3 से, समीकरण 3 से मैं क्या लिख रहा हूँ, DU प्लस PDU, DU प्लस PDU को अपन किसके बराबर लिख सकते हैं, TDS के। तो आपकी समीकरण बन जाएगी TDS प्लस VDP बराबर 0, समीकरण नंबर 4। यहाँ तक देखिएगा, वापस देखिएगा, अपन ने एंथैल्पी निकालनी थी, और एंथैल्पी के बाद अपन क्या कह रहे हैं, जूल थॉमसन गुणांक क्या होता है आपको पता है, H बराबर U प्लस TB, ओके। और इसका अगर अपन ने उकलन किया तो DH बराबर DU प्लस VDB प्लस VDB, एक बार ऐसे हो जाएगा, एक बार ऐसे हो जाएगा। अब अपने को पता है आपका H क्या होता है, आपका कॉन्स्टेंट, जब H कॉन्स्टेंट तो आपका DH कितना हो जाएगा, 0, जो अपने को पता है, ओके। आगे आइए, यही समीकरण DU प्लस TDB प्लस VDB आपका कितना हो गया, 0। इसको अपन ने बना लिया समीकरण नंबर 3। फिलहाल इसको अपन ने यही रोका और अपन ने कुछ मान इसमें चेंजेस लेकर आए। मान आपका क्या हो गया, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या कहता है, किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उसके आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन प्लस K की कार्य के बराबर होती है। तो DQ बराबर DU प्लस DW, ओके। अब अपने को पता है एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, DS बराबर DQ अपॉन T, ये फॉर्मूला होता है। आपके अभी नहीं आया, आगे वाली वीडियो में आएगा, लेकिन यहाँ पर इसका रोल है, इसलिए मैंने यहाँ पर इस फॉर्मूले को लिख दिया। तो यहाँ से DQ बराबर कितना हो जाएगा, TDS। अब यही मान मैंने यहाँ रखा, तो TDS बराबर DU प्लस PDU। अब मैंने क्या किया, देखो समीकरण 3 बनी ना, उसमें DU प्लस PDU को अपन किसके बराबर लिख सकते हैं, TDS के बराबर। अब इसमें क्या होगा, देखो TDS प्लस VDP बराबर 0, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ तक रोक लेते हैं। अब आगे अपन क्या करेंगे, वापस फॉर्मूला चेंज करेंगे। देखो फॉर्मूला अपन निकाल रहे हैं, जूल थॉमसन गुणांक का फॉर्मूला निकाल रहे हैं, ओके। सबसे पहले अपन ने इसका प्रोसेस सोल्व किया तो अपने पास इसकी एंथैल्पी ही जो कांस्टेंट है, फिर इसके बाद अपन ये वापस वैल्यू चेंज करते हुए अब इसको अगले प्रोसेस वापस ले जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लेना, मीटर लेना, स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है, लंबा फॉर्मूला है, लेकिन अब हर एक स्टेप अपन सोल्व करके लिखेंगे। आगे चलिए, आगे क्या हो जाएगा आपके, यस, यदि गैस की एंट्रोपी, मैं लैंग्वेज लिखा हूँ पर, यदि गैस की एंट्रोपी S, यदि गैस की एंट्रोपी S, दो स्वतंत्र चर राशियाँ, दो स्वतंत्र चर राशियाँ ताप T तथा ताप T का फंक्शन है, ठीक है। वे अपन बोल रहे हैं कि गैस की एंट्रोपी जो है, दो स्वतंत्र राशियाँ ताप T और ताप T का फंक्शन है। तो इस स्टेप में क्या हो जाएगा, S बराबर HTP, और फिर उसके बाद अपन करेंगे DS, DS बराबर LS अपॉन LT, PS है जैसे VT प्लस LS अपॉन LT, S बराबर STP। अवकलन करने पर आंशिक अवकलन कीजिए आप, आंशिक अवकलन करने पर, ठीक है। रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका, DS बराबर डेल S अपॉन डेल T P डॉट dt, डेल S अपॉन डेल T P डॉट dt प्लस डेल S अपॉन डेल T P डॉट dt। ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, PS का मान समीकरण अभी के पीछे है ना, 4 में रखने पर तो आपकी समीकरण हो जाएगी डेल S अपॉन डेल T P, डेल S अपॉन डेल T P dt प्लस डेल S अपॉन डेल T T
डी पी प्लस वी डी पी बराबर 0। ठीक है, अगले स्टेप में क्या हो जाएगी, एक बार मैं इसको लिख लेता हूँ ना, फिर मैं आपको बताऊँगा। टी डी एस होता है, इस पूरा चलेगा टी डी एस। टी डेल एस अपॉन डेल टी टी डी टी प्लस टी डेल एस अपॉन डेल टी टी डी टी प्लस वी डी टी बराबर 0। ओके, एक बार देखिएगा आप इधर, अभी अपन लैंग्वेज क्या लिखा कि यदि गैस की एंट्रोपी, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एस से, यदि गैस की एंट्रोपी एस दो स्वतंत्र राशियां ताप P और ताप T का फंक्शन, अपन ये बता दिया कि गैस की एंट्रोपी है वो ताप T और प्रेशर P का फंक्शन हो, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, S बराबर S, एंट्रोपी किसका फंक्शन है, T एंड P का, हमारा राइट, एंट्रोपी फंक्शन हो गया T और P का। अब अपन क्या करेंगे, इसका आंशिक अवकलन करने पर, इसका आंशिक अवकलन करेंगे तो मतलब एक बार ये कांस्टेंट है इसके सापेक्ष हो जाएगा, एक बार ये कांस्टेंट एक बार इसके सापेक्ष हो जाएगा। मैथमेटिक्स के बच्चे हो आपको हर एक चीज़ अच्छे से पता है, तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए डी एस बराबर डेल एस अपॉन डेल टी, ये आपका कांस्टेंट एक बार क्या हो जाएगा डी टी, प्लस अगले स्टेप में डेल एस अपॉन डेल टी, टी आपका कांस्टेंट क्या हो जाएगा डी पी, या ये मान किसका आ गया, डी एस का, और डी एस का मान अभी अपने पीछे अपने पास ये समीकरण आई 4, इससे जस्ट पीछे अपनी कौन सी समीकरण आई है, चौथी, कि डी एस प्लस वी डी पी बराबर कितना है 0। तो अपन क्या करेंगे, डी एस का मान इस समीकरण में पुट कर देंगे, तो अपने पास समीकरण क्या बन गई, टी बार आ गया डेल एस अपॉन डेल टी पी डॉट डी टी प्लस डेल एस अपॉन डेल पी डॉट डी पी प्लस वी डी पी बराबर 0। फिर मैंने टी को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करके आपके पास ये समीकरण आ गया, यहाँ तक ठीक है। अब अपन क्या आगे क्या करेंगे, लेकिन स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला होता है आपके पास Cp बराबर डेल क्यू अपॉन डेल टी। ये होता है अपन पढ़ रखा है टेम्परेचर परिवर्तन करने में उसको दी गई ऊष्मा P। अब अपने को पता है, देखो आपको पता है, क्योंकि डेल एस किसके बराबर होता है, डेल क्यू अपॉन टी, सही लिखा है, डेल एस किसके बराबर होता है आपका, डेल क्यू अपॉन टी, और टी डेल एस किसके बराबर हो जाएगा, पूरा टी डेल एस किसके बराबर हो जाएगा आपका, डेल टी के बराबर। यही मान आप पुट करोगे तो आपको फॉर्मूला कितना हो जाएगा, टी डॉट डेल एस अपॉन डेल टी पी, ये हो गया टी डेल एस डेल टी अपॉन पी। और एक है आपका मैक्सवेल के चौथे संबंध, मैक्सवेल के और समीकरण से, मैक्सवेल का फोर्थ समीकरण क्या कहता है, एक बार मैं लिख देता हूँ फिर आपको मैं समझाऊंगा। डेल एस अपॉन डेल पी टी, डेल एस अपॉन डेल पी टी बराबर डेल एस अपॉन डेल पी टी बराबर माइनस डेल वी अपॉन वी टी, माइनस डेल वी अपॉन डेल वी। ठीक है, ये अभी मैंने लिख दिया आइए अपने को पता, देखो स्थिर दाब पर, यहाँ तक तो अपने पास हो गया, स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा का फॉर्मूला क्या होता है, Cp बराबर डेल क्यू अपॉन डेल टी। बता हुआ ना अपने दो प्रकार के मोलर विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर दाब पर और शीत आयतन पर, मतलब टेम्परेचर देने पर उसका ताप नहीं होता। अब आपको पता है एंट्रोपी, देखो ये आपके आगे वाले सिलेबस में आ रहा है, चाहे बीएससी वाले बच्चे हो, चाहे बीएससी बीएड वाले बच्चे हो, सेकेंडरी वाले जो भी बच्चे हो, आपके आगे सेकंड यूनिट में ये पूरा प्रोसेस आ रहा है। एंट्रोपी क्या होती है, और मैक्सवेल आपकी तीसरी समीकरण, तीसरी रूप में मैक्सवेल है ना, मैक्सवेल के 4 समीकरण आएंगे, मैक्सवेल का पहला समीकरण, मैक्सवेल का दूसरा समीकरण, मैक्सवेल का तीसरा और मैक्सवेल का चौथा। अपन चारों समीकरण स्टेप बाय स्टेप प्रूव करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैक्सवेल समीकरण का रोल था, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिखा है। यहाँ पर रोल है, क्या करें, अब इसमें क्या हो गया, आपके बीएड के सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन चलते हैं। हालांकि ये बीएससी में भी है, ये वाला टॉपिक पूरा आपका जूल थॉमसन इफेक्ट बीएससी में है, बीएससी में तो बाद में आता, लेकिन बीएड में क्या होगा, ये पहले आ गया, पहले आ गया, तो इसलिए अपने को यहाँ पर इसका रोल रहेगा। ठीक है, तो दोनों क्लास के बच्चे बीएससी वाले हो चाहे बीएससी बीएड सेकेंडरी वाले हो, आपको क्या करना है, ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पर लिखना है। कैसे प्रूव होगा वो अपन इसको आगे देख लेंगे।
और इसको अपन एंट्रोपी से चेंज कर लिया। आपको पता है एंट्रोपी का फॉर्मूला क्या होता है, डेल एस बराबर डेल क्यू अपॉन टी। यहाँ से टी डेल एस इसके बराबर हो गया डेल क्यू के, तो ये डेल क्यू इसमें क्या लिखते हैं टी डेल एस। तो ये सारा मान अपन यहाँ पर रखेंगे, इसको आप बना लीजिए समीकरण 5। तो आइए समीकरण 5 से अपन क्या कर सकते हैं, लंबा टॉपिक चल रहा है देखो, लेकिन मजा आ रहा है। अब स्टेप बाय स्टेप अपन खोल के लिए। तो आइएगा समीकरण 5 से, यस समीकरण 5 क्या कहती है आपकी, टी डेल एस अपॉन डेल टी। टी की जगह अपन क्या लिख सकते हैं सी पी, ये आपका डी टी ऐसा कैसे सी पी डी टी प्लस आगे देखिए आप टी टू ऐसा कैसे डेल एस अपॉन डेल टी की जगह मैं क्या लिखूंगा, इसको ऐसे लिखूंगा माइनस 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 यहाँ पर लिख लो ना, माइनस टी डेल बी अपॉन डेल टी पी डी पी प्लस बी डी पी बराबर जी। ठीक है, तो आपकी समीकरण क्या हो जाएगी, ये सी पी डी टी माइनस टी डेल बी अपॉन डेल टी पी डी पी प्लस बी डी पी बराबर 0। यहाँ से वापस आपकी समीकरण बन जाएगी सी पी डी टी माइनस कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या आ जाएगा आपके पास माइनस और डी पी दोनों कॉमन ले लीजिए, टी डेल बी अपॉन डेल टी पी माइनस बी डी पी बराबर 0। ठीक है, इस मान को आप उधर भेज दीजिए, माइनस किसका हो जाएगा आपका प्लस का हो जाएगा। तो सी पी डी टी बराबर टी डेल बी अपॉन डेल टी पी माइनस बी डी पी। ठीक है, और या यहाँ तक ठीक है, ये मान अपन ने इस बार रख दी। देखिएगा आप समीकरण वापस एक बार एक्सप्लेन दे दूँगा मैं। यहाँ पर अपन ने लिखा टी डेल एस अपॉन डी टी, इसकी जगह आपने क्या हो गया सी पी डी टी आपका ऐसा कैसे अपन लिख दिया। ठीक है, प्लस उसके बाद टी ऐसा कैसे लिखा मैंने, ये आपका टी ऐसा कैसे, और डेल एस अपॉन डेल पी टी मैक्सवेल का चौथा संबंध। मैक्सवेल का चौथा संबंध क्या कहता है, डेल एस अपॉन डेल पी टी, इसके बराबर होता है माइनस डेल पी अपॉन डेल टी। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा दिया, माइनस आके दे दिया, माइनस आके लेके आपकी समीकरण क्या बन गई डेल बी अपॉन डेल टी पी डी पी प्लस बी डी पी बराबर 0। ठीक है, आगे आइए, ये आपका सी पी डी टी ऐसा कैसे, सी पी डी टी आपका ऐसा कैसे रहा, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया माइनस बाहर ले लिया, माइनस टी डेल बी अपॉन डेल टी डी पी प्लस बी डी पी बराबर कितना हो गया आपका 0। वापस नीचे आइए, मैंने माइनस और डी पी दोनों कॉमन ले लिए, इन दोनों पर से देखना, एक आपका ये वाला पद और एक आपका ये वाला पद, माइनस बार कॉमन लिया तो टी डेल बी अपॉन डेल टी पी, यहाँ से माइनस का भी बच गया क्योंकि माइनस माइनस वापस क्या हो जाता है आपका प्लस डी पी बराबर 0। अब इस मान को मैंने पक्षांतर करके इधर ले आया, तो आपकी समीकरण ऐसे बनेगा। ठीक है, वापस आगे चलिए, देखो लंबा टॉपिक है आपका, लेकिन अपन क्या करें स्टेप बाय स्टेप चले, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी है ना। आगे आइए, आगे इसका मान कैसे हो जाएगा, यस यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा डी टी अपॉन डी पी बराबर 1 अपॉन सी पी टी डेल बी अपॉन डेल टी पी टी डेल बी अपॉन डेल टी पी माइनस सी। ओके, चूंकि इस प्रकरण में बस अब फॉर्मूला आने वाला है ना, इस प्रकरण में गैस की एंथैल्पी, जिसको अपन किसी से बताना है कैपिटल है, गैस की एंथैल्पी H यूनिट होती है। तो अब जो जूल थॉमसन बना पड़ेगा ना, वैसे बनेगा दाब परिवर्तन से ताप परिवर्तन। अब ये अपन ने पहले कहना आपको जब जूल थॉमसन प्रभाव पढ़ाया था उसके रीजन में देखा था कि दाब परिवर्तन किसके समानुपाती होता है, ताप परिवर्तन के समानुपाती होता है, क्योंकि प्रेशर में जो चेंज हो रहा है उसी के कारण किसमें चेंज हो रहा है टेम्परेचर। ये पूरा आपके किसके बराबर हो जाएगा H के बराबर। तो अपन लिख सकते हैं कि डी टी अपॉन डी पी एच बराबर 1 अपॉन सी टी टी डेल बी अपॉन डेल टी पी माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ से बस एक फॉर्मूला आ गया आपका। अब मैं कुछ लैंग्वेज लिखूंगा, लैंग्वेज लिखने के बाद आगे अपन इसको फॉर्मूले को वापस लिख देंगे। तो आइए अपन लैंग्वेज लिखते हैं।
लैंग्वेज क्या हो जाएगी, इसको एरेंज कर रहा हूँ मैं। लैंग्वेज जो होगी आपकी वो ऐसे हो जाएगी, चलो ये लैंग्वेज लिखते हैं। लैंग्वेज अपन लिखेंगे उपरोक्त समीकरण जूल थॉमसन प्रभाव प्रसार में, जूल थॉमसन प्रसार में, उपरोक्त समीकरण जूल थॉमसन प्रसार में दाब परिवर्तन dP के कारण, दाब परिवर्तन dP के कारण उत्पन्न दाब परिवर्तन dP के कारण उत्पन्न ताप परिवर्तन dT को दर्शाता है, ताप परिवर्तन dP के कारण उत्पन्न ताप परिवर्तन dP को दर्शाता है। अतः स्थिर एंथैल्पी पर, ताप के साथ ताप परिवर्तन की दर, स्थिर एंथैल्पी पर ताप के साथ ताप परिवर्तन की दर, ताप के साथ ताप परिवर्तन की दर dT/dt h जूल थॉमसन गुणांक कहलाती है, जूल थॉमसन गुणांक कहलाती है। इसे μh से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे μh से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपका यही है, फॉर्मूला आपका कौन सा यही है। लेकिन अब इसको इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। लैंग्वेज के अनुसार अपन इसको कैसे लिखेंगे, देखो अपन लैंग्वेज क्या लिखी, ये वाली जो समीकरण है जूल थॉमसन प्रसार में ताप परिवर्तन dP के कारण उत्पन्न ताप परिवर्तन dt को दर्शाती हैं। मैंने आपको पहले बताया कि जब मैंने जूल थॉमसन प्रभाव के परिणाम में डिस्कस किए तो उसमें बताया था उत्पन्न ताप परिवर्तन की क्या होगा, समानुपाती होगा। मतलब प्रेशर चेंज होगा तो उसका टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अतः स्थिर एंथैल्पी पर ताप के साथ ताप परिवर्तन की दर, ऐसे लिखेंगे, स्थिर एंथैल्पी पर ताप के साथ ताप परिवर्तन की दर जूल थॉमसन गुणांक कहलाती हैं। और इसे अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, μh से। आइए अपन इस फॉर्मूले को सेट कर देते हैं। कैसे लिखेंगे अपन, इसी को है ना, बस अब आपको फॉर्मूला आने वाला है। तो μh बराबर dT/dP, ये लिखेंगे अपन स्थिर एंथैल्पी पर ताप परिवर्तन के साथ ताप परिवर्तन की दर बराबर 1/Cp T ΔT/ΔTP माइनस v। ये हो गया आपका जूल थॉमसन गुणांक का फॉर्मूला। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछेंगे आपको। ठीक है, अब जाके आपका फॉर्मूला कंप्लीट होगा। थोड़ा सा इससे पहले वाली क्लास में था, इससे पहले वाली क्लास में मैंने क्या बताया, एंथैल्पी के बारे में, कि जूल थॉमसन गुणांक में किस प्रकार एंथैल्पी आपकी क्या होती है, नियत होती है, और उसके बेस पर मैंने आपका फॉर्मूला क्या किया, सोल्व किया। ठीक है, तो ये आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला लिखा है। 4 या 5 ब्लैक बोर्ड में हुआ अपना पूरा कंप्लीट, तो आपको ही दिक्कत नहीं, आप स्टेप बाय स्टेप रुक के स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आप इनका नोट्स ले लेंगे। तो ये हो गया आपका। ठीक, अब अपने पास दो केस है भाई। जूल थॉमसन प्रसार अपन किसके लिए यूज कर रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया गैसों के लिए, मतलब गैस का ताप परिवर्तन करना। आपके पास दो गैस है, आदर्श गैस और वास्तविक गैस। जनरली अपन ने वास्तविक गैस देखी, आदर्श गैस कोई सी भी नहीं होती। मैंने बताया आपको पहले वाली क्लास में, आदर्श गैस और वास्तविक गैस। वास्तविक गैस का मतलब वांडरवाल गैस, वांडरवाल गैस, और इसके लिए आदर्श गैस। तो इनमें अब जूल थॉमसन प्रसार कैसे बोलते हैं, है ना, ताप परिवर्तन जो हो रहा है कैसे कम होता है। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन, इसके अंदर अपने को पढ़ना है, फिर उससे आगे अपना वो आइडिया लगेगा। तो अब अपन इसी को पहली पहली डालेंगे।
आदर्श गैस के लिए नंबर 1, आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक। अच्छा टॉपिक आप कहते हैं ना, आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक होता है। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक होता है। तो आइए सर निकालते हैं। ठीक है, चूंकि आइए आदर्श चूंकि आदर्श गैस की अवस्था समीकरण PV इक्वल टू, आदर्श गैस की अवस्था समीकरण क्या होता है आपको पता है, PV इक्वल टू RT। अब इसका मेरे को अवकलन कैसे करना है, पहले मैं एक लाइन लिख लेता हूं, फिर इसका अवकलन होगा। स्थिर दाब पर, स्थिर दाब, प्रेशर आपको क्या होगा, स्थिर दाब पर ताप T के सापेक्ष आयतन V का अवकलन करने पर, dV का ध्यान रखना, इस समीकरण क्या बनी, स्थिर दाब पर ताप T के सापेक्ष आयतन V का अवकलन करने पर। कीजिएगा, इसका करेंगे P एक बार ऐसा कैसे, V का करने पर तो क्या हो जाएगा आपको पता है, डेल V अपॉन डेल T, और कांस्टेंट के चल रहा आपका P, क्योंकि अपन दाब को क्या किया, स्थिर किया, प्लस अगले स्टेप में V ऐसा कैसे, P का क्या हो जाएगा आपको पता है, 0। भाई दाब कांस्टेंट आपका, जब कांस्टेंट का अपन डिफरेंशियल कर देंगे तो समान कितना हो जाता है, 0, बराबर कितना हो गया आपको पता है, R। या यूं के तो आपकी समीकरण क्या बन गई है, T डेल V अपॉन डेल T P बराबर R। अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ तो आपकी समीकरण ऐसे बन जाएगी, यहाँ से डेल V अपॉन डेल T P, सही लिख रहे अपन, देखो डेल V अपॉन डेल T P बराबर R अपॉन P। अब इस मान को वापस अपन चेंज कर सकते हैं, देखो कैसे चेंज करेंगे आपको पता है, आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, PV इक्वल टू RT, आदर्श गैस समीकरण क्या होती है, PV इक्वल टू RT, यहाँ से G अपॉन T किसके बराबर लिख सकते हैं अपन, देखिएगा V अपॉन T अपन किसके बराबर लिख सकते हैं, R अपॉन T के, ये हो गया, देखो ऐसे बनाएंगे, इसको मैं वापस चेंज करके क्या लिख सकता हूँ आपको पता है, V अपॉन T, तो यहाँ से आया R अपॉन T किसके बराबर हो गया, V अपॉन T के बराबर। चूंकि जूल थॉमसन गुणांक, इसको आप समीकरण नंबर 1 बना लीजिए, ठीक है ना, V अपॉन T है। जूल थॉमसन गुणांक क्या पता था, म्यू H बराबर 1 अपॉन Cp T डेल V अपॉन डेल T P माइनस V, ये होता है म्यू H बराबर 1 अपॉन Cp T डेल V अपॉन डेल T P माइनस V। अब आपको पता है ये रहा डेल V अपॉन डेल T P का मान, डेल V अपॉन डेल T P को अपन क्या लिख सकते हैं, R अपॉन P, और ये अपन किसके बराबर लिख सकते हैं अपन, V अपॉन T। तो समीकरण 1 से आपका क्या हो गया, म्यू H बराबर 1 अपॉन Cp ऐसा कैसे, और T आपका ऐसा कैसे, डेल V अपॉन डेल T T की मैं क्या लिख सकता हूँ, इनटू V अपॉन T माइनस V। ओके, तो आपका T से T कैंसिल, यहाँ लिखा होगा ना, यहाँ पर मेरा बात है, तो आपकी समीकरण क्या बन जाएगी, देखो म्यू H बराबर 1 अपॉन Cp V माइनस V, तो म्यू H बराबर कितना हो गया, 0। ये हो गया आपका आदर्श गैस। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रूव दैट द जूल थॉमसन कोएफिशिएंट इन आइडियल गैस इज इक्वल टू 0। तो सिद्ध करो कि आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक कितना होता है, 0 होता है। कैसे, पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। आइए एक बार वापस देख सकते हैं, अपने को पता है आदर्श गैस की अवस्था समीकरण क्या होती है, PV इक्वल टू RT, ये अपने को पता है। फिर अपन ने क्या किया, देखो स्थिर दाब P को अपन स्थिर लेते हुए ताप T के सापेक्ष अपन ने क्या किया, आयतन V का अवकलन किया, मतलब इस समीकरण का अपने को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो आपकी समीकरण क्या बन गई, देखो P ऐसा कैसे, V की जगह मैंने क्या लिख दिया, देखो डेल V अपॉन डेल T P, P कांस्टेंट आपका, प्लस एक बार V ऐसा कैसे, P कांस्टेंट, इसका अवकलन कितना हो गया, 0, बराबर क्या बच गया अपन R।
तो यहाँ से अपने पास समीकरण क्या होगी, पी डेल वी अपॉन डेल टी पी बराबर आर, या इस समीकरण को ऐसे लिख सकता हूँ, डेल वी अपॉन डेल टी पी बराबर आर अपॉन वी, इसको मैंने इधर भेज दिया। तो यहाँ से मैंने एक मान लिया, यहाँ से लिख दिया कि अपन आर अपॉन पी को किसके बराबर बता सकते हैं। अदर के समीकरण पी वी इक्वल क्या होती है, आर टी, तो यहाँ से मैंने वी अपॉन टी बनाया, किसके बराबर हो गया, यहाँ से आर अपॉन पी के बराबर हो गया। ये मान अपने आर अपॉन पी की जगह अपन क्या लिख दिया, वी अपॉन टी। चलो आइए इसको अपने बना लिया समीकरण नंबर 1। फिर वापस आइए, जूल थॉमसन गुणांक क्या होता है, म्यू एच बराबर 1/cp टी डेल वी अपॉन डेल टी पी माइनस पी, ये अपने को पता है। फिर अपने को पता है समीकरण 1 से मैंने डेल वी अपॉन डेल टी पी का मान देखा, वी अपॉन टी, तो म्यू एच बराबर 1/c ऐसा कैसे, टी इंटू इस तरीके क्या आ गया, वी अपॉन टी माइनस पी। टी से टी कट गया आपका, यहाँ पर मैंने लिख दिया बाद में म्यू एच बराबर 1/cp टी वी माइनस पी, तो म्यू एच बराबर कितना हो गया आपका 0। ठीक है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर एक लाइन लिखना मैं बोल रहा हूँ, अतः आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान 0 होता है, अर्थात आदर्श गैस को सरेंद्र डॉट में से गुजारने पर ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। म्यू में 0 हो गया, यहाँ पर ताप में क्या हो रहा है, 2 लेंगे लिखना आप नीचे क्या लिखोगे कि आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान 0 होता है, अर्थात आदर्श गैस को सरेंद्र डॉट जो अपने फॉरेस्ट क्लब बनाया था उसमें से गुजारने पर उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, ये आपका टॉपिक कंप्लीट है। आगे आइए, और आगे आपको क्या पड़ेगा, थोड़ा सा बोलना बड़ा पड़ेगा, तो कंपेयर करेंगे इसको T1CP dt अपॉन dt तो भी पढ़ा अपन ने आज ये, तो उसको अपन थोड़ा सा एक बार आपको रिकॉर्ड कर लेते हैं कि आज का वाला आपका टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आगे वाला टॉपिक क्या बचेगा, बहुत ही बड़ा बचेगा, इसलिए अपन क्या करेंगे, इसको फिलहाल यही स्टॉप कर सकते हैं। तो यही स्टॉप करने से पहले मैं आपको क्या बताऊँगा कि जूल थॉमसन प्रसार क्या होता है, पूरी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि किसी गैस को अपन उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र में सरेंद्र डॉट किसके थ्रू, पोरस प्लग के थ्रू किसी माध्यम से गुजारने पर उसके तापमान में क्या होता है, परिवर्तन दर्शाता है। ये घटना कहलाती है जूल थॉमसन गुणांक। ओके, फिर इसके बाद अपन ने देखा कि उसका प्रयोग पूरा मैंने डायग्राम बनाया, किस प्रकार आपने सेटअप किया, और सेटअप करने के बाद कैसे किस प्रकार टेम्परेचर में परिवर्तन हो रहा है, जो अपन ने उसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कस करने के बाद फिर अपन ने स्टार्ट किया जूल थॉमसन गुणांक। जूल थॉमसन गुणांक जिसको अपन क्या लिखते हैं, म्यू एच से, किसे कहेंगे कि स्थिर एंथैल्पी पर दाब परिवर्तन के द्वारा ताप परिवर्तन की दर, दाब परिवर्तन पर ताप परिवर्तन की दर आपकी क्या होती है, जूल थॉमसन गुणांक। म्यू एच एंथैल्पी कैसे कॉन्स्टेंट की, वो पूरा टॉपिक चला आपका लंबा, एंथैल्पी कॉन्स्टेंट रही। फिर उसके बाद अपने म्यू एच का फॉर्मूला निकाला, म्यू एच बराबर dt अपॉन dt एच, dt अपॉन dt को अपने किसे लिखा, म्यू एच, मतलब स्थिर एंथैल्पी पर ताप परिवर्तन से ताप परिवर्तन बराबर 1/cp t डेल वी अपॉन डेल टी टी माइनस टी। ये आपका आ गया था आदर्श जूल थॉमसन गुणांक का फॉर्मूला। फिर अपन देख रहे हैं आदर्श गैस और वास्तविक गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक कितना होता है। तो सबसे पहले अपन ने निकाला आदर्श गैस के लिए, और आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक का मान पूरा सोल्यूशन क्या अपने पास कितना हो जाता है, म्यू एच बराबर 0। ठीक है, तो अब आज क्लास के एक दो क्वेश्चन लिख लीजिए आप। पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपके पास, पहला क्वेश्चन हो जाएगा यस, फर्स्ट क्वेश्चन लीजिए। पहला क्वेश्चन आप लिखोगे जूल थॉमसन गुणांक, जूल थॉमसन गुणांक म्यू एच बराबर dt अपॉन dt एच का मान परिकलित हो, पूरा मान निकालना है ना, परिकलित करो। आप चाहो तो एच से स्टार्ट कर दो, जहाँ से अपनी एंथैल्पी है ना, एंथैल्पी से आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन रहेगा आपका, सिद्ध करो कि आदर्श गैस के लिए, आदर्श गैस के लिए जूल थॉमसन गुणांक, जूल थॉमसन गुणांक म्यू एच बराबर 0 होता है।
सीधी करो कि आगे सी एस की जूल थॉमसन गुणा आपका म्यूज कितना होता है 0 है। तो दोनों क्वेश्चन कर लिए, आगे टॉपिक पढ़िए। देखो आज के लिए बस इतना ही, आप इसको अच्छे से रिकॉल कीजिए। हर एक टॉपिक बाई टॉपिक में आपको पढ़ा रहा हूँ, चाहे वो बीएससी के बच्चे हो चाहे वो बीएससी बीएड के बच्चे हो, आपको हर एक चीज़ अच्छे से क्लियर होगी। तो अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत कुलदीप वाला कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे अच्छे से ध्यान रखें और हर चीज़ को आप ट्यूशन पैरा में आपको हर चीज़ को अच्छे से कंप्लीट करते हैं। नमस्कार।